जी नाजरीन, वेलकम बैक। मैं कामरान बुखारी साहब के साथ इस वक्त मौजूद हूं। आपने देखा कि पिछली दो नशिस्तों में हमने बहुत सी मसाइल जो है दुनिया के, उनका अहाता किया, हल भी कर दिए अपने तई दो। लेकिन खसूसन जो हमारी बात हो रही थी मिडिल ईस्ट के हवाले से और सेंट्रल एशिया के हवाले से, और उसमें जो अमेरिका का रोल है, अब हम एक मुख्तसर तौर के ऊपर ये देखेंगे कि जनूबी एशिया के अंदर जो डायनामिक्स हैं और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं जनूबी एशिया के ममालिक के साथ, क्योंकि उनमें बहुत हम जिसे कहना चाहिए ड्रामाई तब्दीलियां देख रहे हैं। एक तरफ तो कामरान, वेलकम बैक, आपको पता है पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया की मोहब्बतें क्या ऊंची बड़ी हैं कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहते थकते नहीं ट्रंप साहब। हत्ता कि पीट हेक्सेट ने भी अब कह दिया कि वी आर बिकमिंग ट्रू फ्रेंड्स एंड ग्रेट फ्रेंड्स, और पूरी मार्को रूबियो ने भी कह दिया, पूरी ट्रंप इंतजामिया। ये वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान के नए वजीर आजम को, चाहे वो इमरान खान हो या उसके बाद शहबाज शरीफ, उनको फोन नहीं करता था बाइडन साहब। और यहाँ पे फोन तो छोड़िए, यहाँ पे तो प्यार मोहब्बत, रोजाना तारीफें होती हैं। उधर जो हाउडी मोडी वाले जो सरकार है हमारे इंडिया में, वो रोना पिटना लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो मिल रही है और इंडिया को कम मिल रही है। और इंडिया के, अगरचे कि इंडिया अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात वहीं पर हैं, डिफेंस भी, इकोनॉमिक भी, न्यूक्लियर डील भी वहीं की है, लेकिन कोई रिकैलिब्रेशन जरूर हो रही है। और इस सारे तनाजुर में सेंट्रल एशिया का भी एक फैक्टर है कि पाकिस्तान और टर्की का जो अलायंस है वो भी बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है। और ये भी यकीनन, मैं इसलिए ये इसका जिक्र कर रहा हूं कि इंडिया की एक पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है पिछले 10 साल से, और वो पॉलिसी कामयाब नहीं हुई। जो भी हालात हुए, आज पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है, जबकि इंडिया जो है वो अपनी तमाम तर पावर, आबादी और रिसोर्सेज के बावजूद जो है इस वक्त थोड़ा सा बाकी ममालिक से कटा कटा दिखाई दे रहा है। तो क्या ये जनूबी एशिया के अंदर ये डायनामिक्स कुछ देर रहेंगे, या सिर्फ ये टेम्पररी ट्रंप इंतजामिया के साथ तब्दीलियां आई हैं और ये बदल जाएंगी वो निकलेंगे तो? देखिए, जैसे पहले नशिस्तों में हमने गुफ्तगू की कि कुछ फ्लीटिंग मोमेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। बहुत कम चीज़ें जो जिस पे हम, अगर हम मजमूई तौर पे अंदाज़ा लगाएं कि जो खबरें आ रही होती हैं, जी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें नॉइज़ होती है, सही। सिग्नल बड़े थोड़े होते हैं और उनको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा सिग्नल वो ये है कि देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं जनवरी में उनके, ठीक है। और फिर मिड टर्म का इलेक्शन भी आ रहा है। मिड टर्म के बाद जो है उनके करीब 2 साल रह जाएंगे हुकूमत। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो सदारत है वो भी एक, मतलब अपने जो है वो ट्वाइलाइट की तरफ जा रही है। इसी तरीके से जो है, मतलब पाकिस्तान के अंदर आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। दुनिया फ़ानी है, ठीक है, सदा कोई नहीं रहता। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में क्या चीज़ इटर्नल है, यानी इटर्नल तो खैर मतलब बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन हाँ। स्टेइंग पावर किस चीज़ के अंदर है? वो है मुसल्लह फ़ौज के इदारे के अंदर। बिल्कुल। तो जर्नैल आते हैं, जाते हैं, लेकिन वो जो इदारा है वो कायम व दायम है। इसी तरीके से अब बड़ी एक अच्छी बात है, यानी सदर मुशर्रफ के दौर के बाद अब कुछ जो है ठहराव हमें नज़र आ रहा है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर भी, कि पार्लियामेंट जो है वो निज़ाम कायम व दायम है। कभी जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कभी नून लीग की थी, कभी जो है इमरान खान साहब की थी, अब फिर से नून लीग की है, कल को किसी और की होगी। तो कहने का मकसद ये है कि अफराद, जमातें, आइडियोलॉजीज ये आती और जाती रहती हैं, कुछ चीज़ें कायम व दायम रहती हैं। जो शिफ्ट अमेरिका में आया है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, ना ही भारत के हवाले से, ना ही वो जनूबी एशिया के, वो आलमी सतह का एक रीओरिएंटेशन हो रही है। जाहिर है उसका असर जो है वो पाकिस्तान पे भी पड़ना था, जनूबी एशिया पे भी पड़ना था, भारत पे भी पड़ना था। तो हमें ये तब्दीली नजर आ रही है। तो मैं नहीं समझता कि जो ताल्लुकात जो हैं, देखिए अच्छा ताल्लुकात। अमरान, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। रीओरिएंटेशन आपने कहा, यानी कि जो तब्दीलियां, किस, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए नाजरीन को जी देखें, समझने।
अमेरिका पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम है उसको रीफॉर्मेट कर रहा है। किस तरीके से उसने दुनिया का निज़ाम चलाना है, वो पुराने जो तौर तरीके थे वो जाते रहे। बिल्कुल। अब एक नया निज़ाम तरतीब हो रहा है, एक नई जियो स्ट्रैटेजी है जिसको हम बर्डन शिफ्टिंग और बर्डन शेयरिंग की इस्तिलाह से जो है समझते हैं, जो इस इंतज़ामिया से आई। और हमने गुज़श्ता शो में भी कहा कि डेमोक्रेट्स भी आ जाएँगे तो वो अमेरिका फर्स्ट ही करेंगे और कहेंगे कि देखें हमारे पास इसका बेहतर जो है वर्ज़न है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो नया दौर शुरू हो चुका है जिसके अंदर अमेरिका विल डू लेस और जो अपना बाकी ममालिक के जो खित्ते हैं उनके अंदर जो ममालिक हैं वो दे विल डू मोर, ठीक है, फॉर देयर रीजन्स। तो ये चीज़ नहीं तब्दील होने वाली, चाहे कोई भी आ जाए। कल को मार्को रूबियो सदर बन जाते हैं या जेडी वैंस बन जाते हैं या कोई डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बन जाता है, ये तब्दीली नहीं आएगी। हाँ, उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी गर्मजोशी होती है, मुलाकातें कितनी होती हैं, कितनी दफ़ा कॉल आती है, कितनी दफ़ा जो है वो विजिट्स होती हैं, ये सब चीज़ें वक्त के साथ साथ एब एंड फ्लो करती हैं। इनके ऊपर हमें कभी वो ताल्लुकात की गहराई को हमें इन चीज़ों से मंसूब नहीं करना चाहिए, वरना फिर हम नहीं समझ सकते कि यार वो एक वक्त था कि वो कॉल ही नहीं करते थे, अब ये है कि नाम लेते लेते नहीं थकते। तो कहने का मकसद ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान जो हैं उनके ताल्लुकात अपनी जगह पे हैं। पीपल कम एंड गो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ठीक है, लीडर आते जाते रहते हैं, लेकिन ये दो मुल्क हैं जो कायम और दायम हैं और उनके मफादात कायम और दायम हैं और वो उनको मजबूर करते हैं कि एक दूसरे से डील करें। हमने अनफॉर्चुनेटली वॉर ऑन टेरर के जो 20-22 साल थे उसको हमने नॉर्मल समझ लिया। हाँ, ये भी एक मसला हुआ, बिल्कुल। और उससे पहले हमने नॉर्मल समझा हुआ था वो कोल्ड वॉर को, ठीक है, और बिलखसूस जो ज़ियाउल हक का दौर था जिसमें जंग हो रही थी, बल्कि मैं वो अपनी साहबजादी के साथ जो है वो बैठा देख रहा था, उन्होंने कभी देखी नहीं थी चार्ली विल्सन्स वॉर, तो मैंने जो है उस दिन बैठ के देखी तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि क्या हो रहा था उस दौर के अंदर। तो वो उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। अब मसला ये है कि अमेरिका के मफादात तो क्लियर हैं। आपका डॉक्टर भी वो या तो तायद कर रहा है या वो कह रहे हैं कि गल्ला कर दे पे बुखारी साहब। वो जो है वो समझ रहा है कि वो मेरी हिफाजत कर रहा है। अच्छा, लेकिन एनीवे कंटिन्यू करें जी। वो हिफाजत नहीं कर सकता, बहुत छोटा है वो। अच्छा, स्वीट। तो वो अब देखें, अमेरिका जो है उसकी जो मफादात हैं वो बड़े क्लियर हैं, स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। Allied and partner nations do more, we will do less. You need to stand up and we will stand down accordingly. अब दूसरी जानिब एलाइज की बॉल एलाइज के कोर्ट में है। अब इसमें एलाई पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने अपने मफादात के तहत कैसा रिश्ता इख्तियार करना है। पाकिस्तान हैज टू डिसाइड कि जी ये जो चीन और अमेरिका के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो इसका पाकिस्तान को क्या नफा या नुकसान हो सकता है। नफा ही होगा, नुकसान क्या होगा? अगर आपके दो बड़े एलाइज मिलके बैठ रहे हैं तो आपका फायदा ही फायदा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। फिर ये है कि ये साइकिल को ब्रेक होने की जरूरत है। ये जो भारत के साथ ऑब्सेशन है और भारत का जो ये ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, दिस हैज टू ब्रेक, क्योंकि इसका फायदा किसी को नहीं हो रहा। ये भी चीज भारत और पाकिस्तान को बैठ के समझनी है कि भाई इसको हम आगे, ये कब तक चलेगा, ठीक है ना। कोई चीज सदा नहीं रहती। तो आपकी भी मजबूरियां हैं। आपके यहाँ भी जो है मतलब 17% अनएम्प्लॉयमेंट है जो बढ़ रही है। और वो अभी वो क्या था, वो मैं तो वो उसको बस हेडलाइन ही पढ़ी थी, कोई गहराई में नहीं गया था। वो कोई कॉकरोच पार्टी बनी थी कि क्या हुआ था कि क्या नहीं हुआ था, जो सदर वजीर आजम मोदी के खिलाफ जो है। जी जी बिल्कुल, यंग लोगों ने वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कह दिया ना यूथ को, तो बस उन्होंने कॉकरोच पार्टी बना दी। अब लाखों मिलियंस ने उसको ज्वाइन किया हुआ है, ऑनलाइन है भी सब कुछ। हाँ, मेरा कहने का मकसद ये है कि उनके यहाँ भी इस्तराब है ना। जी बिल्कुल है। मुआशी इस्तराब है, आबादी बढ़ रही है, नौकरियां हैं नहीं है। आपके यहाँ भी आबादी बढ़ रही है, आपके यहाँ भी नौकरियां नहीं हैं। तो डू योरसेल्व्स अ फेवर, ये खत्म करें। ये मतलब
जो है ना ही कश्मीर आप जो है ले पाएंगे जो उनके पास है, ना ही जो आपके पास है वो ले पाएंगे, तो खत्म करो यार कहानी, ठीक है। ये बिल्कुल धुरंधर की मूवियां और ये बनाना ये बड़ी अच्छी बात है, ये तो एंटरटेनमेंट की बातें हैं, लेकिन हकीकत नहीं है इनके अंदर। बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सो आई थिंक के इस खित्ते के अंदर भारत और पाकिस्तान, देखें कल ही परसों की बात है एक्चुअली, वो आई थिंक पाकिस्तानी रिसर्चर थी, वो वहाँ शंग्रीला में बैठी हुई थी जहाँ सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ स्पीच कर रहे थे। तो स्पीच बिल्कुल के बाद उन्होंने सवाल किया कि जी आप जो हमारे मिसाइल को तो देख रहे हैं एज अ खतरा, वो बाइडेन इंतजामिया के दौर की बात कर रही थी, तो अब जो है वो आप ये नहीं देख रहे कि उनके पास भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बन रहे हैं इंडिया के पास, तो वो भी आपके लिए खतरा नहीं है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से कहा कि भाई ये जो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, हम समझते हैं कि नाजुक हैं, तो इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, लेकिन हम दोनों एलाइज हैं, हमारे दोनों बड़े अपनी अपनी जगह पे हमारी दोस्ती है, और ये हम दोनों के साथ कारोबार करना चाहते हैं। ये आपको क्या इशारा मिल रहा है कि आपको यही इशारा मिल रहा है यार, गेट अलोंग, ठीक है, फाइंड अ वे टू गेट अलोंग, ताकि जो है फिर हमारे लिए कोई मुसीबत ना हो। सो आई थिंक कि जो है ये जो 87 आवर वॉर हुई थी पिछले साल मई के अंदर, आई थिंक दैट्स अ वे, शुड बी अ वेक अप कॉल, दैट कैंट बी द नॉर्म यार। मतलब जो है वो तो मतलब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े ईगर थे उसको बंद करने के लिए, तो वो उन्होंने छलांग मार दी बीच में और रोक दिया। इट कुड हैव गॉटन प्रिटी अगली, ठीक है। एंड सो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें इस्लामाबाद और नई दिल्ली को बैठ के सोचना है कि भाई हम ना ही हम जो है मतलब अपने जोग्राफिया को तब्दील करेंगे, ना ही हम जो है तारीख को तब्दील कर सकते हैं। तो जो माजी की जंगें थी वो माजी की हाँ, जंगें थी। मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कामरान आपसे, मगर सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? वो खुद बिल्ली बांधेगी घंटी, वो बिल्लियां दोनों तरफ बांधेंगी, वो उनको कोई बांध नहीं सकता, ये उनको खुद करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक। और ये किसी पे एहसान नहीं करेंगे वो, ना ही हाँ, भारत के लोग, ना ही पाकिस्तान की क़यादत या किसी पे एहसान नहीं करेंगे, वो अपने ऊपर एहसान करेंगे। मेक लाइफ इजी फॉर योरसेल्फ। मेक लाइफ इजी। अच्छा, तो ये तो आपने बिल्कुल फ्यूचर रोड मैप, तो एब्सोल्युटली इम्पेरेटिव है कि ये पीस हो बॉर्डर्स पर, ये खत्म हो क्रॉस बॉर्डर जो इल्जामात एक दूसरे पर लगते हैं कि जी वो आप तालिबान को सपोर्ट करें, बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करें इंडिया, और इधर हम कश्मीरी जो मिलिटेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें, जो इंडिया का इल्जाम होता है। वो वक्त तो आ गया है, मगर आप कामरान ये बताइए कि ये जो उभरता हुआ ये अब चाइना वाला एक फैक्टर है, मैं दोबारा चाइना को लाऊंगा इस इक्वेशन में, क्योंकि मई 2025 में इंडिया में अब ये आइडिया जो है बड़ी डीपली इनग्रेन कर गया है कि पाकिस्तान अब अकेला नहीं लड़ा इंडिया के साथ, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके पीछे चाइना होगा। चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज हथियार, चाइनीज डिफेंस इक्विपमेंट, और ओवरऑल, और चाइना को भी ये सूट करता है। अगर देखा जाए तो चाइना की तो पिछली मुफ्त में पाकिस्तान ने पीआर कैंपेन की है जो उनके वेपन्स जहाज, टेस्ट किए जी। मतलब विदाउट विदाउट एनी कमीशन दैट टू, और कितने ऑर्डर्स आ गए। तो हाँ, अब ये इस फैक्टर में बट मिल रहा है इस्लामाबाद पिंडी को या नहीं मिल रहा? मेरे ख्याल से जी बस वो मेरे ख्याल से गुडविल ही मिल रही है फिलहाल। चले। लेकिन हाँ, लेकिन बात यह है कि वो चाइनीज को तो सूट करता है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे चाइना का रोल भी बड़ा, अमेरिका का तो है सो है, यहाँ पे चाइना का भी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना शुड ऑल्सो, अभी चाइना प्रॉड तो करता है पाकिस्तान को, लेकिन मेरे ख्याल से उस हद तक नहीं करता, और ना, और इंडिया के साथ भी उसके ताल्लुकात तो काफी नॉर्मल है। मोदी ने उनको साथ ठीक ठाक रखा हुआ है, कोई ज्यादा मुखासमत और वो टेंशन वाला मामला नहीं है। मोदी से तो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आती एंटी चाइनीज, वो नीचे हरकारे इशारे लगे रहते हैं। तो ये आप क्या समझते हैं कि इस फ्यूचरिस्टिक सिनेरियोज में क्या चाइनीज ये रोल कोई प्ले कर सकते हैं या करेंगे आने वाले सालों में? देखें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी टॉप। हाँ, ये जो चीन और भारत की कशीदगी हुई थी, जो कल्मिनेट हुई थी जून 2020 के वो गलवान की लड़ाई के ऊपर, ठीक है, जी, इसका पस मंजर से आपको सबक क्या है? वो यही था कि जी अमेरिका कह रहा था कि जी अब हम भारत के साथ मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे। राइट, तो अगर अब वो नहीं हो रहा, अब नई डिफेंस राइट, स्ट्रेटजी ये कह रही है, अपना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ये कह रही है
कि हम चाइना के साथ एक अकोमोडेशन रीच करना चाहते हैं, जो कि कल अगेन फॉर दोज हु हैवंट सीन इट शुड गो एंड लिसन टू सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ स्पीच। तो बड़ी खुल के तफसील से उन्होंने बयान कर दिया कि वो चीन के साथ कैसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तो अगर वो नहीं हो रहा तो फिर चीन का और भारत की कोई लड़ाई की कोई खास जवाब नहीं है। और देखिए, और ये भी समझिए कि बावजूद इस लड़ाई के उनका जो बायलैटरल ट्रेड टर्नओवर है वो खासा सिग्निफिकेंट है। मतलब चीन और भारत का जो बावजूद इसके कि उनकी कशीदगी है, लेकिन अब जो तजारत है वो अपनी जगह पर है। तो अगर उनकी तजारत चल रही है तो आप भी तजारत कीजिए, ठीक है। वो कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप जाके मतलब बिल्कुल दोस्ती कर लीजिए और फिर देखिए दोस्तियां भी चलती हैं और मतलब वो कशीदगियां भी चलती हैं। ये तो दुनिया की एक रियलिटी है। कोई भी दो दोस्त जो हैं वो आपस में पूरी तरीके से हर चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर लोग आपके जानने वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग आपके दोस्त नहीं होते और उनके साथ आप कारोबार करते हैं। तो आई थिंक कि चाइना, भारत को भी आई थिंक वो जवाब नहीं होगा। भारत की अपनी रीजंस होंगी कि दे शुड ओपन अप टू चाइना, ठीक है। सो आई थिंक फॉर द सेम रीजन पाकिस्तान जो है, आई डोंट थिंक चाइना प्रॉड करेगा। चाइना हैज इनफ प्रॉब्लम्स दैट इट डजंट वांट। हाँ, जहां अगर कोई वाकया हो रहा है, यानी जैसे ये पिछली 87 घंटे की जंग थी, तो उसका भरपूर फायदा उठाएगा चाइना अपने मफाद के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ इल्हाक है और भारत के साथ जो है वो कशीदा ताल्लुकात है। लेकिन अगर वो जो सुपर स्ट्रक्चर है अगर वो तब्दील हो रहा है, जो कि हो रहा है, तो ये ताल्लुकात ऐसे नहीं रहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आई थिंक जो है ना, आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी ऐसी बड़ी ताकत है कि जो जंग में अपना मफाद देखती है। ना ही अमेरिका देख रहा है, ना ही चीन देख रहा है, और ना ही रूस तो जंग करके तो मतलब वो लेने के देने पड़ गए ना उसको, तो वो भी अब नहीं चाहते। आई थिंक द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स जहां कंपटीशन बहुत होगा, जहां रिसोर्सेज के ऊपर कंपटीशन होगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर कंपटीशन होगा। और ये इकोनॉमी इस कदर जो है इंटीग्रेटेड हो चुकी है, ग्लोबल डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसीज जो है, मल्टीलैटरल डिपेंडेंसीज इस कदर वो वेब बन चुका है प्लानिटरी स्केल के ऊपर। आई डोंट थिंक कि वहां पे, आई थिंक जंग इज डिसरप्टिव टू दैट। एंड आई डोंट थिंक कि अब जंग की वो उस तरीके से जो माजी में जिस तरीके से जंग, और फिर जंगें खौफनाक हो गई हैं। मतलब थोड़े से ही इस्तेमाल से, यानी बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत थोड़ा वेपन इस्तेमाल करके लिथैलिटी बहुत बढ़ चुकी है। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट WMD, मैं तो बात कर रहा हूँ कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज की, बिलखुसूस ड्रोन वॉरफेयर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है ना हालिया हाँ, सालों में हो रहा है। आप बिल्कुल देखें, मतलब एक छोटा सा मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में, ईरान, उन्होंने भी जो है अपने ड्रोन्स के जरिए खासा नुकसान किया है ये जो खलीजी ममालिक हैं उनका। तो कहने का मकसद ये है कि वॉर जो है इज बिकमिंग रियली रियली कॉस्ट प्रोहिबिटिव, और जो ज़रूरियात हैं मुल्कों की, वो हम तारीख के ऐसे दौराए पे हैं। मतलब ये भी मैं नहीं कह रहा कि ये सदा के लिए शिफ्ट हो रहा है, लेकिन वेयर इन दैट मोमेंट कि जहां वॉर हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव टू द पॉइंट ऑफ बीइंग कॉस्ट प्रोहिबिटिव, और जो ट्रेड है वो नागुजीर हो चुकी है। सो आई डोंट थिंक कि जो है अब वो उस तरीके से चाइना और भारत के ताल्लुकात को जैसे हम देखते चले आ रहे हैं, तो हमें वैसे ही तसव्वुर करना चाहिए। बिकॉज अगेन द सुपर स्ट्रक्चर, देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अमेरिका दुनिया का। अमेरिका की अगर स्ट्रेटजी बदलती है, उसके पूरे दुनिया पे असरात होते हैं, उसके चीन के ऊपर होते हैं। जब चीन और दुनिया का वाहिद सुपर पावर और दुनिया का इंडस्ट्रियल प्लांट, जब वो आपस में मिल बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसके मुजमरात पूरी दुनिया पे जाते हैं। तो उसमें भारत ये नहीं कह सकता कि नो, हम तो मतलब किसी और प्लेनेट पे एग्जिस्ट करेंगे, या पाकिस्तान ये कहे कि जी हम किसी और प्लेनेट पे एग्जिस्ट करेंगे, वो नहीं हो ऐसा सकता। नहीं हो सकता, तो बिल्कुल। आई थिंक कि और फिर ये सेंट्रल एशिया के अंदर जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है सिचुएशन डेवलप हो रही है कि चीन जो है रिप्लेस कर चुका है रूस को वहां पे हाँ, as- ये दैट वाज द पॉइंट आई आल्सो वांटेड टू कम हाँ, टू जी। तो वो
जो है रूस का फुटप्रिंट उखड़ गया है क्योंकि रूस के पास पैसे रहे नहीं, अब तो वो हाँ सिक्योरिटी भी उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। और फिर इस पिछले 25-30 सालों में चीन ने बहुत बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स की हैं वहां पे। अब जो है अमेरिका भी जो है वो ट्रंप राउट और जो है C5 C6 के थ्रू जो है वो सेंट्रल एशिया में आ रहा है। अब अगर ईरान के साथ कोई मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई अकोमोडेशन हो जाती है किसी किस्म की भी, और कुछ सैंक्शंस रिलीफ आना शुरू हो जाती है इस मुल्क के अंदर, तो ईरान भी जो है एक जो है वो मीडियम बन जाएगा फॉर कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया एंड द कॉकेसस। सो ये भी जन जहन में रखना है। तुर्की जो है वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट्स जो है उसको फरोग दे रहा है, क्योंकि वो भी एक अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यूरेशिया के अंदर रखना चाह रहा है। भारत के लिए बहुत बड़ी मंडी है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ी मार्केट है ये, बीच में अफगानिस्तान है। अब इंटरेस्टिंगली मैं आजकल जो है वो खबरें देख रहा हूँ कि आई हैव सम एक्सेस टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ जो अफगान प्रेस है, तो उसके अंदर भी जो है इक्तसादियात को लेके तालिबान हुकूमत में हैरत में हूँ कि तालिबान जो है जो एक जंगजू कुव्वत है वो दे आर फोकसिंग डे एंड नाइट ऑन इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनको मुल्क चलाना है। अब क्या वो तब्दील हो जाएंगे, क्या वो जो है फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को एम्ब्रेस कर लेंगे, औरतों को जो है वो काम करने देंगे? नहीं नहीं, वो बहुत दूर की बातें हैं। लेकिन उनको भी प्रेशर्स है ना, उनको भी इसी दुनिया में रहना है, इसी दुनिया के, उन्होंने पहले तो इंसर्जेंसी चलाना ही थे ना। इंसर्जेंसी चलाने के लिए तो आप वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स के थ्रू या ड्रग डीलिंग के थ्रू या जो गैर कानूनी जो है ना हरबे होते हैं उसके थ्रू आप पैसा कमा लेते हैं और आपकी इंसर्जेंसी चलती रहती है। इतना बड़ा मुल्क 25 मिलियन का, कम से कम 25 ना इफ नॉट 30 मिलियन का मुल्क चलाने के लिए आपको एक इकोनॉमी की जरूरत है, और फिर आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगे हुए हैं। ऑफ कोर्स, तो बिल्कुल वो अफगानिस्तान इज इन द सेंटर, इधर पाकिस्तान है, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए तो बड़ा जरूरी है कि ईरान और अफगानिस्तान में जो भी तब्दीली आए वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह ना हो। इसी वजह से ठंडा करें टेम्परेचर ईस्टर्न बॉर्डर पे, फोकस ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, इट विल नीड अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। कोऑर्डिनेट विद टर्की, कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स, विद चाइना, विद अमेरिका, विद अजरबैजान, ठीक है, काजाख्स्तान, उज्बेकिस्तान। अभी पिछले महीने की बात है शायद या उससे पिछले की कि वो दोनों सुदूर उज्बेकिस्तान और काजाख्स्तान जो दो बड़े मुल्क हैं सेंट्रल एशिया के, उनके दोनों सुदूर एक ही हफ्ते में या के बाद दीगर वो इस्लामाबाद का दौरा करने आए थे। तो जी उनको भी, वो भी लैंड लॉक्ड हैं, उनको भी रास्ते चाहिए जो है ना हाई सीज की तरफ। एक आपका रास्ता है पोटेंशियल, लेकिन वो अफगानिस्तान से होके जाता है। दूसरी तरफ जो है ईरान की तरफ से एक पोटेंशियल रास्ता है, वहाँ पे जो है अभी हालात बहुत कशीदा हैं। फिर एक रास्ता जो है वो साउथ कॉकेसस से तुर्की की तरफ जाता है, क्योंकि उनको तो मतलब एक तरफ चीन है, ऊपर रूस है, और वो लैंड लॉक्ड है। उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड है। तो जी सो ये दिस इज द न्यू वर्ल्ड दैट इज इमर्जिंग। और मैं समझता हूँ कि मशरक वस्ता, जनूबी कॉकेसस, वस्ती एशिया, जनूबी एशिया, ये एक कंटिग्यूअस जो है समझिए कनेक्टिविटी की बेल्ट बन रही है विद देखिए ना, वर्ल्ड। ये बहुत अहम बात है आप ये जो कर रहे हैं कामरान। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली ये डिबेट पाकिस्तान में भी नहीं उस तरह से हो रही और ना हिंदुस्तान में हो रही है जैसे इसको होना चाहिए। बहरहाल, एनीवे कंटिन्यू प्लीज। नहीं, मैं जो है अच्छा किया आपने ये जो निशानदेही की कि डिबेट नहीं हो रही। देखें, ये जो टर्मिनोलॉजी भी अगर आप देख लें, मशरक वस्ता, जनूबी एशिया, कॉकसस, ये कहाँ से आई है ये टर्मिनोलॉजी? ये जो है अपना अंग्रेज बहादुर दे के गया हमें। हाँ ट्रू। अंग्रेज बहादुर का जवाल आए हुए, जवाल की हम बात कर रहे थे पिछले शोज में, तो उनका जवाल आए हुए भी जमाना गुजर गया, ठीक है। लेकिन उनकी टर्मिनोलॉजी आज तक चल रही है जो कि कोई सेंस नहीं बनाती। अभी आप ये बताइए कि मिडिल ईस्ट क्या ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे खत्म होता है, या अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट में शामिल है, या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में शामिल है? ये कौन तय करेगा? ये कोई तय नहीं कर सकता। ये सब आर्टिफिशियल है। हम्म। अदरवाइज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ईरान के साथ, ईरान मिडिल ईस्ट में है और पाकिस्तान मुआवनत कर रहा है, क्यों कर रहा है? अमेरिका की बातचीत के ये जो डिप्लोमेसी में इंटरलॉक्यूटर बना हुआ है।
आप ये नहीं कह सकते कि जी आर्मीनिया का क्या काम है गाजा के पोर्ट ऑफ पीस में, काजाख्स्तान का क्या काम है जो है ना वो इब्राहिम अकॉर्ड में। सही ये बात। ये हकीकत, ये काम है, लेकिन हमारे जो नक्शे हैं जो दुनिया में हमारे जहन नशीन हो चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में गलतुल आम बन चुका है कि ये हमने इनको फिक्स्ड कैटेगरीज बना दी हैं कि जी बस ये जनूबी एशिया है, ये साउथ कॉकसस है, ये मिडल ईस्ट है, और जो है वगैरह वगैरह। तो ये एक आर्टिफिशियल डिमार्केशंस हैं। अभी हाल ही में आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, जो बड़े मशहूर हुए अभी ईरान की जंग के दौरान, क्योंकि उनकी फोर्सेस लड़ रही थी वहां पे ईरान के खिलाफ। वो इस ईरान की जंग से पहले गालिबन पिछले साल के आखिर में या इस साल के शुरू में वो बाकू गए, अजरबैजान। अब जो ये बात जो वैसे तो ये बात जो है कोई हैरत की नहीं है कि एक अमरीकी जर्नल जो है वो एक अजरबैजान गया है, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि Azerbaijan does not fall into US Central Command area of responsibility, then you becomes interesting. तो अजरबैजान फॉल्स अंडर जो पेंटागन की यूरोपियन कमांड है उसके अंदर वो उसको कॉन्फ़िगर किया गया है। उसका सेंट्रल कमांड्स के एरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। सेंट्रल कमांड में काजाख्स्तान से लेके पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए मशरिक वस्ता से होते हुए इजिप्ट तक है, ठीक है, उसमें राइट। तो वो नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल कमांड का कमांडर यूरोपियन कमांड के एरिया एओआर के मुल्क के साथ जाके मिल रहा है, तो ये किस बात की निशानदेही कर रहा है कि दोज कैटेगरीज एंड क्लासिफिकेशंस हैव बिकम मीनिंगलेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुनिया है जो उभर के सामने आ रही है। जिस तरीके से हम अब इस दुनिया को तसव्वुर करते आए हैं, ये इस तसव्वुर में ही तब्दीली आ चुकी है। राइट सो आई राइट। थिंक कि जो पुराने रूल्स ऑफ द गेम है, इसी वजह से मैं कह रहा हूं अमेरिका एक नई स्ट्रेटजी लेके आ रहा है इस दुनिया के लिए, क्योंकि उसकी जरूरत है उसको। लेकिन वो इस वजह से हो रहा है कि इसलिए नहीं कि कोई अमेरिका की ख्वाहिश है, इसलिए कि दुनिया तब्दील हो चुकी है और हो रही है। राइट बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि आज की भी गुफ्तगू का असल मकसद ही ये था कि दुनिया हमारे सामने जो है वो इतनी तेजी से बदल रही है, और उसको टू मेक सेंस ऑफ इट इज एन इम्पेरेटिव। और कामरान, आपने इसके ऊपर हमारी बड़ी मदद की है। ये हम इसको इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को जारी भी रखेंगे आने वाले हफ्तों और महीनों में, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे खित्ते और ऐसे ऐसे बारीक नुक्ते हैं जिनके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जरूरत है। लेकिन आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और टेक केयर। और वंस अगेन नाजरीन, आपके कमेंट्स वगैरह दीजिए और बताइए कि अगली बार जब हम कामरान साहब को इनवाइट करें तो क्या क्या इनसे जानकारी हासिल करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।